नमस्कार, सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रीवियस कुछ क्लासेस देख रहे होंगे आप। हम BSTC से रिलेटेड राजस्थान जीके को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। राजस्थान जीके से संबंधित जो आपका पोर्शन है, उस पोर्शन को मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस में फ्रेम किया है और हम यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियसली भी कुछ क्लासेस हुई हैं, तो आज जो पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं वो प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लें, और जो भी BSTC के विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो प्रीवियस और अपकमिंग क्लासेस जो हैं उनमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, कि ये स्थान जो है वो किससे संबंधित है। आपने इसको पढ़ा होगा मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजना से। तो एग्जैक्टली हमें ये स्थान पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। तो आपने देखा होगा कि 1857 के रिवॉल्यूशन में जब आउवा के ठाकुर हैं कुशाल सिंह का अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध होता है। इनके दो युद्ध होते हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको याद रखना है आउवा में जो होता है बिथोड़ा का युद्ध, आउवा का युद्ध भी बोलते हैं इसे, और दूसरा जो है वो चेलावास, या फिर आपको इसका नाम मिलेगा काले या गोरों का युद्ध। ठीक है, काले मतलब कि भाई अपन इंडियन हो गए और ब्रिटिशर्स जो हैं वो गोरे हो गए, तो काले गोरों का युद्ध हो गया। ठीक है, दोनों में ही विजय किसकी हुई है? ठाकुर कुशाल सिंह जी की हुई है। एक हुआ है आपके 8 सितंबर 1857 को, और दूसरा जस्ट इसके 10 दिन बाद। ठीक है, तो ये हुआ है 18 को, तो दोनों याद रखना। तो ये जो बिथोड़ा नामक स्थान जो है ये किससे संबंधित है? 1857 के रिवॉल्यूशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? आपने जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना जो है राजस्थान से बाहर हुई है। तो उन्हीं में से एक के बारे में पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में जो है वो किसकी स्थापना हुई है। तो आपको याद रखना है कि कलकत्ता के अंदर जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है 4 अक्टूबर। इसकी स्थापना हो जाती है 1936, और याद रख लेना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर के अंदर जो है मगाराम वैद्य, खूबराम सर्राफ और लक्ष्मीमल सिंह भी, इन सब लोगों ने मिलकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन जो बीकानेर रियासत है, रियासती सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। देन आफ्टर मगाराम वैद्य के नेतृत्व के अंदर ही कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, लक्ष्मी देवी आचार्य के नेतृत्व में। ठीक है, वो इसकी अध्यक्षा बनी थी। तो ये आप याद रखना, मगाराम वैद्य याद रख लेना। कई बार जो है वो मैच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे या किसके नेतृत्व में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो यहाँ पर आप याद रखना मगाराम वैद्य है। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल। और एक थोड़ा सा झालावाड़ वाला भी याद रखना, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, इनके बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपना जो आंसर है वो क्या है? आंसर है बी, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में। आगे देखो, विश्व में एकमात्र ऐसा कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा हिरण है, मृग है, जिसके नर के यानी कि जो मेल हिरण है उसके 4 सींग होते हैं और ये सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शंस जब आप देख रहे हो तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है 4 सींग यानी कि चौसिंगा जो है वो अपने यहाँ इंडिया में पाया जाता है। राजस्थान में जो है आप सीता माता अभ्यारण्य जो है वहां पर इसको देख सकते हो। तो एग्जाम के बाद घूमने चले जाना सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, क्षेत्र जो है वो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ वाला है। अगर एक ही पूछे कि कहाँ पर स्थित है तो फिर आप चित्तौड़ पे टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सीता माता अभ्यारण्य यहाँ पर चौसिंगा पाया जाता है। एक और चीज यहाँ की फेमस है, वो क्या है? तो इस अभ्यारण्य की जो दूसरी चीज फेमस है वो है उड़न गिलहरी।
क्या फेमस है? उड़न गिलहरी। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, आपके गांव में है, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सी बिल्कुल सही आंसर दिया था। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? तो ये तो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इसके बारे में तो आप जब से पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब से आपके सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी आना स्टार्ट हो जाती है, तब से ही आप पढ़ते आ रहे हो। तो खेजड़ी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन जो है ये किससे संबंधित है? तो पहले तो आपके माइंड में ट्रेंच का नाम आते ही किसान आंदोलन आ जाने चाहिए। किसान आंदोलनों में किस किसान आंदोलन के दौरान ट्रेंच कमीशन आपने पढ़ा है? तो जो बेगू किसान आंदोलन है इसके अंदर बंदोबस्त अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? मिस्टर ट्रेंच। और उन्होंने एक आयोग का गठन किया था और उसी के लिए यहां से पूछा गया है कि ये ट्रेंच कमीशन जो है ये किससे संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, याद रख लेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हितेश, किसका आंसर बता रहे हो आप? बी। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य, यानी कि चौहानों की जो ब्रांच है राजस्थान में स्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहले कहां पर हुई थी? कहां पर? अजमेर में, रणथंभौर में, हाड़ौती या फिर नाडोल के अंदर। ये सभी जो प्लेसेस आप देख रहे हो यहाँ पर सभी जगह जो है चौहान राज्य रहा हुआ है। ठीक है, चौहान एम्परर्स थे यहाँ पर। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले कहां पर हुई है, तो आपको याद रखना है सांभर में। ठीक है, या आपको याद रखना है अजमेर। ठीक है, तो सांभर जो है वो आप याद रख लेना। शाकंभरी भी कई बार जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? चौहान राज्य की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए। रणथंभौर के अंदर भी आप पढ़ते हो, हाड़ौती के अंदर भी हाड़ा, अपन मुकुंद सिंह हाड़ा इस तरीके से नाम लेते हैं, लेकिन हाड़ा जो है वो चौहानों की ही ब्रांच है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती में जो है कौन सा राजवंश है, तो चौहान राजवंश है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखो। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा लगती है? तो ये आपको सीमाओं वाला जो अपने चैप्टर आप पढ़ लेते हो, राजस्थान का विस्तार जो है उसके अंदर पढ़ते हो आप, ज्योग्राफी में पहला ही है। भौतिक प्रदेश से पहले आप ये पढ़ लेते हो स्थानीय जो सामान्य स्थिति और विस्तार है, और उसमें आप पढ़ते हो कि 5 राज्यों की सीमा जो है वो किससे लगती है? राजस्थान की सीमाओं से लगती है। तो राजस्थान का मैप जो है वो आप जानते हो, तो इधर जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है, और बाकी ये जो उसकी 3 साइड्स है यहाँ पर 5 राज्यों की सीमा लगती है। और सबसे छोटी किसके साथ लग रही है, हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे छोटी सीमा जो है वो पंजाब के साथ लगती है। 2 राज्यों की सीमा लगती है, और ये जो पंजाब है आपका, पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर। और अगर आपसे इन केस पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है, तो सबसे ज्यादा जो है वो किसके साथ लगेगी? एमपी के साथ लगेगी, मध्य प्रदेश के साथ लगेगी 1600 किलोमीटर। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन आया है इससे कंफ्यूज मत होना। याद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में आ रहे होंगे अभी कि नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। कि देखिए अभी जो गवर्नमेंट साइट पर जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई है उन्होंने कि किस क्षेत्र से हटा के उन्होंने जो नया क्षेत्र या नया जिला बनाया है, बस उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। संभाग कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी और कोई अभी बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलो, तो इसका अपने आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कैला देवी का मेला कहां लगता है? जयपुर, जोधपुर, करौली, टोंक। तो कैला देवी सभी जानते हैं, करौली के अंदर इनका मेला लगता है। किस दिन लगता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आप याद रखना चैत्र शुक्ल
अष्टमी को लक्खी मेला लगता है, ठीक है, याद रखना। और इनके भक्त जो हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, इनके गीतों को भी क्या कहा जाता है, लांगुरिया। और नृत्य कौन सा होता है यहाँ पर, घुटकन नृत्य, ठीक है। तो ये याद रखना आप। लांगुरिया जो है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लांगुरिया जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रख लेना किससे संबंधित है, कैला देवी से संबंधित है। कैला देवी का संबंध कहाँ से है, करौली से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, शीतला माता का मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो ये शीतलाष्टमी बोलते हैं हम, इसका मतलब अष्टमी को तो लग रहा है। अब अष्टमी हमें दो ही जगह दे रखी है, चैत्र में, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में। तो यहाँ पर याद रखना कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है शीतला माता का मेला लगता है। सील की डूंगरी चाकसू के अंदर मंदिर किसने बनवाया था इनका, तो याद रख लेना माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, शील की डूंगरी चाकसू के अंदर। खंडित अवस्था में यहाँ पर इनकी मूर्ति है। गधों का मेला यहाँ पर लगता है। बाकी सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी और यहाँ पर भी आपकी क्लियर हो रही है। रज्जब वाणी पुस्तक जो है किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है, दादू, विश्नोई, राम स्नेही या निम्बार्क संप्रदाय। तो नाम जो है वो आपने सुना हुआ है ऑलरेडी, रज्जब वाणी। अगर ये क्वेश्चन आता कि ये किसकी पुस्तक है तो भी आप बता सकते थे किसकी पुस्तक है, रज्जब जी की पुस्तक है। और रज्जब जी जो है ये किसके 52 स्तंभों में से एक थे, तो ये भी आपको पता है, संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी। तो ये जो है किस पंथ से संबंधित हो गए, दादू पंथ से संबंधित हो गए। दादू पंथ में दादू दयाल जी के जो 52 शिष्य थे, वैसे उनके 152 शिष्य थे, लेकिन जो 52 प्रमुख शिष्य थे उनको 52 थांबे या क्या कहा जाता था, 52 स्तंभ कहा जाता था। बिल्कुल ए जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। अमुराजा सी नहीं है यहाँ पर, राधिका सी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कि दादू दयाल जी ने जो दादू पंथ संप्रदाय जो है स्थापित किया था उसी के शिष्य थे रज्जब जी। इनके 52 स्तंभ या 52 थानों में से एक थे। रज्जब जी अपने विवाह के लिए जा रहे थे, रास्ते में दादू दयाल जी के प्रवचन सुने उन्होंने, और विवाह का जो उनका मन था उन्होंने त्याग दिया कि नहीं अब विवाह नहीं करेंगे, अपन भी साधु बनेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे संत हैं जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे हैं। तो याद रखना कि रज्जब जी जो है विवाह करने ही जा रहे थे, लेकिन बीच में वो तो मिल गए इनको दादू दयाल जी, तो मन चेंज कर लिया इन्होंने, नहीं करेंगे अब, तो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। और ऐसा कहा जाता है कि जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद इन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 4 ही उद्घाटन आपको याद रखने हैं, 18, 25, 18, 30। आपको इस तरीके से याद रखना है। मार्च के अंदर स्टार्ट होता है, मार्च, ये भी मार्च में ही है, फिर ये अप्रैल में है, देन ये मई में है। तो आपको यहां से याद क्या रखना है कि पहले जो 3 आपके एकीकरण के चरण होते हैं वो 3 एकीकरण के चरण किस ईयर में होते हैं, 1948 के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो अगले 2 चरण हैं वो 1949 के अंदर होते हैं। देन आप जानते हो कि 26 जनवरी आती है, 1 नवंबर आता है, 1950 और 1956। तो ये 7 आपके चरण हैं। आपको तो जो है वो कौन सा याद रखना है, आपको याद रखने हैं बस ये 4 चरण। और इन 4 चरणों में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि 2 जो पहले चरण है इसका उद्घाटन किसने किया है, एनवी गॉडगिल ने किया है, एनवी गॉडगिल।
एंड देन आफ्टर जब उदयपुर शामिल होता है, तो उदयपुर जब शामिल हो रहा है तो उदयपुर बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, काफी पुरानी, सबसे प्राचीन जो रियासत है अपने यहाँ पर मेवाड़ ही थी। तो मेवाड़ को जिस समय सम्मिलित किया गया राजस्थान के अंदर, उस समय इसका उद्घाटन करने कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू आए थे। फिर बाद में जब जयपुर, जोधपुर इनको सम्मिलित किया जा रहा था, इस समय आपके यहाँ पर कौन आए थे राजस्थान में? तो इस समय आए थे पटेल जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो यहाँ पर आते हैं। तो ये 30 तारीख को जो 18 अप्रैल 1948 को कौन हो जाएंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये याद रखना। 4 ही उद्घाटन करता है, 4 ही याद रखने हैं अपने को। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब इसके बारे में तो क्या डिस्कस करें हम, कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है? मेवाड़ है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में आप देखते हो आज जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, उससे नीचे जो भी क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, यहाँ पर भी गुहिल जो है, सिसोदिया वंश जो है वही शासन कर रहा था। तो मेवाड़ आपकी सबसे पुरानी रियासत, आप पढ़ते भी होगी 566 ईस्वी में जो है यहाँ मेवाड़ रियासत के जो है आपको शिलालेख वगैरह मिलने लग जाते हैं, तो उससे पहले की ही स्टैब्लिश है ये। वैद्य मंडन, शकुन मंडन या शकुन शिल्पी मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन ग्रंथों के रचयिता है। वैसे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको आंसर जो है वो ऑटोमेटिक दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये शिल्पी मंडन जो है ये किसके दरबार के अंदर थे, किसके शिल्पी थे? तो आपने कुंभा का नाम सुना होगा। तो कुंभा ने अपने दरबार में इनको बिठा रखा था और इनको बोला कि नहीं, आप शिल्पी तो हो बहुत अच्छे से, आप मकान वगैरह ये सब सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन फिर भी आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो ऐसा काम कैसे करेंगे? तो आप उनके लिए कुछ लिख के जाओ, ऐसे तो कैसे समझ सकता है कोई? तो इन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं अपनी किताबें लिखता हूँ और इन किताबों के अंदर जो है मैं अपनी सारी नॉलेज जो है उसको लिखने का प्रयास करता हूँ। तो कुंभा ने जो है इनको ये सारे ग्रंथ लिखने के लिए कहा था और इन्होंने लिखा। ठीक है, तो अब ये गेट कैसे बनाते हैं, छत कैसी होगी, वैद्य मंडन में इन्होंने जो इनको होम्योपैथी और इन सब का जो नॉलेज था, आयुर्वेद का जो नॉलेज था इनको, वो भी इन्होंने अपना लिख के चले गए कि ठीक है आने वाली जनरेशन जो है वो इसको पढ़ लेगी, देख लेगी, समझ लेगी। तो शिल्पी मंडन ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा की रचनाएं जो है वो भी आप थोड़ा सा देख के चले जाना, कुंभा की रचनाओं से भी क्वेश्चन आता है, उनकी उपाधियों, उनके विरुद्धों से भी क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। ये तो मुझे लगता है कि कोई डिस्कशन वाली बात नहीं होती, ये तो पहली क्लास के अंदर जब आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हो तो उस समय आप पढ़ लेते हो कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो, ऐसे क्वेश्चंस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीशे की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल है। तो ये शीशे की कारीगरी के लिए जो प्रसिद्ध महल है ये कौन सा है? जूना महल है। याद रखना, एक जूनागढ़ है और ये जूना महल है। जूना महल कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा के अंदर है। और जूना जो महल है ये तो आपका बांसवाड़ा में हो गया, और जूनागढ़ जो है वो किसको बोलते हो? ये आप बोलते हो बीकानेर फोर्ट को। कौन से फोर्ट को? बीकानेर फोर्ट को। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा याद रखना आप। तो ये महाराजा वीर सिंह, महाराव बोलते थे, राव महाराव उस समय, तो महाराव वीर सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। जूना महल किसके लिए फेमस है? शीशे की बारीक कारीगरी के लिए। थोड़ा सा इसको माइंड में रख के जाना, शीशे की बारीक कारीगरी के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। राजस्थान का पहला, क्या आप यूं कहो कि देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? 5 स्टार होटल, जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है,
वो कौन सा होटल है? तो आपको याद रखना है कि महाराजा अजीत सिंह जो है उन्होंने ये बनवाया था, और अजीत भवन जोधपुर। उमेद प्लेस भी आपको पता है जोधपुर के अंदर, इसको चितर प्लेस भी कहते हो आप, लेकिन आप याद रखना कि उमेद प्लेस नहीं है, जोधपुर से ही संबंधित है हालांकि ये वाला स्थान भी। तो आप इसमें थोड़ा याद रखना कि अजीत भवन जोधपुर जो है ये देश का यानी कि भारत देश का पहला हेरिटेज होटल है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। हितेश, फिर से ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजीत भवन जोधपुर अजीत सिंह ने बनवाया था, याद रखना, नाम से ही उन्होंने बनवाया है अपने। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंचाई परियोजनाएं जो है वो आपके हैं, और उसी समय आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी पढ़ते हो कि जिससे पीने का पानी भी आ रहा है, कृषि के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, और फिशिंग वगैरह के लिए भी जो है, मतलब एक उद्देश्य नहीं हो कि बहुत सारे उद्देश्य होना एक चीज करने के पीछे। तो एक्चुअली पूरा जो है वो न्यू जीके को अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर जो भी पेपर आ रहे हैं, यानी कि यूं आप कहो कि जब से नए जिलों की घोषणा हुई है उसके बाद जो भी पेपर हुए हैं उनमें अभी तक कोई भी नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। संभाग के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने संभाग थे, तो संभाग आप याद रख लेना, 10 संभाग हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो इतना आप आइडिया लगा सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है आपके इस एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं बनेंगे, और नए इस डाटा से क्वेश्चन नहीं बन सकते कि ठीक है महल मंदिर स्थापत्य का कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ये अब कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है। फिर भी आप एक बार गवर्नमेंट की साइट पे जाना और वो पीडीएफ देख के चले जाना जाते टाइम कि कौन सा जिला जो है वो किस जिले से अलग होके बना है, किस संभाग में अब कितने जिले वगैरह आ रहे हैं, इससे ही क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। बाकी और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अभी कि जीके वाले पोर्शन से कुछ पूछा जा रहा है, उसको आप करंट अफेयर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कि आधुनिक भारत के मंदिर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? तो ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कोलायत झील स्थित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की धरती कौन सी है? बीकानेर, और बीकानेर के अंदर आपके क्या है? कोलायत झील है। ठीक है, यहाँ का दीपदान फेमस है। ठीक है, दीपदान जो है वो 2 जगह होता है अपने, एक तो कोलायत के अंदर होता है और एक जो है वो पुष्कर के अंदर होता है, तो दोनों ही याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। अब सबसे छोटी जो है किस किस मैनर में हो सकती है? तो सबसे छोटी जो है इन्होंने भले ही जनसंख्या के बारे में पूछा हो या फिर हमसे पूछा हो क्षेत्रफल के बारे में, तो आप याद रखना क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है राजस्थान की वो कौन सी है? शाहपुरा है। किशनगढ़ और शाहपुरा इन दोनों को तो तोपों की सलामी भी नहीं मिलती थी, बाकी जो शासक रियासतें थी उनको तोपों की सलामी थी, लेकिन इन 2 रियासतों को नहीं थी। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। हाँ, डी बिल्कुल सही है। सबसे नवीन रियासत पूछे तो सबसे नवीन रियासत हो जाएगी आपके झालावाड़। ठीक है, सबसे नवीन झालावाड़ है, और पुरानी तो मैंने आपको बताई दी, प्राचीन कौन सी है? मेवाड़ है। तो प्राचीन रियासत मेवाड़ हो गई, नवीन झालावाड़ हो गई। और अगर ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी कौन सी है, तो फिर आपके कौन सी हो जाएगी? जोधपुर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके जोधपुर हो जाएगी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर है, सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। मध्यकाल में राज्य की पहली महिला संत थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मध्यकालीन जो संत संप्रदाय वगैरह आप पढ़ते हो उनमें आप पढ़ते हो कि सहजोबाई जो है वो राजस्थान की पहली महिला संत थी। ठीक है, चरणदास जी जो है वो इनके गुरु रहे हैं, यानी कि चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। और इनकी एक रचना है जो भी आपको याद रखनी है। कौन सी रचना है? सहज प्रकाश।
इनकी रचना का नाम भी याद रखना। मैथ्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना जो है किससे संबंधित है। तो वैसे तो आप दयाबाई और सहजोबाई दोनों को ही याद रखते हो कि चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो है पहली महिला संत पूछा जा रहा है, तो फिर आप याद रखना सहजोबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। तो देखो ये आप राजस्थान सेवा संघ जो है, फिर बाद में आप जब बिजोलिया किसान आंदोलन और ये सब पढ़ते हो तो उस समय भी आप पढ़ते हो कि इसकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। 1927 तक जो है इसने बहुत अच्छे से काम किया है। 1927 के बाद जो है ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, यानी कि इसके जो संयोजनकर्ता थे, संस्थापक थे, उनमें बाद में फूट पड़ जाती है और आपसी मतभेद के कारण ये जो संस्था है फिर बाद में संचालित नहीं हो पाती है सुचारू रूप से। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1919 में, यानी कि 1919 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी वर्धा के अंदर। बाद में इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया था, अजमेर कर दिया गया था। किसने की थी इसकी स्थापना, तो ये भी आ जाए तो याद रखना हरि भाई किंकर ने की थी। ठीक है, कौन कौन शामिल था उस समय वर्धा के अंदर, तो हरि भाई किंकर थे, विजय सिंह पथिक थे और केसरी सिंह बारठ भी इस समय यहां पर थे। तो इन लोगों ने मिलकर जो है वो किसकी स्थापना की है, राजस्थान सेवा संघ की है। अगर ये पूछ ले कि इसको फंड कौन दे रहा था, तो इसको फंड देने वाले कौन है, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। तो बजाज जी इसको फंड कर रहे थे, यानी कि आर्थिक सहायता जो है वो किसकी तरफ से मिली है, जमनालाल बजाज की तरफ से मिली है। 1919 याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, आप पढ़ के आते हो, खोज 72, खुदाई 77, तांबा और पत्थर सभ्यता गणेश्वर। तो एक ही लाइन में जो है वो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो हल हो जाते हैं कि खोज कब हुई है 1972, खुदाई कब हुई है 1977 के अंदर। ठीक है, याद रखना। तो आपका गणेश्वर जो है इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो है। राजस्थान में एक्चुअली क्या है कि बीच में थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा उछल गया था, जब शायद किसी राजस्थान से संबंधित कोई पर्यटन से संबंधित कोई मूवी आ रही थी, उस मूवी में कोई एक नाम जो है इन्होंने उछाल दिया था कि अब ये पर्यटन विभाग का लोगो है। लेकिन आप याद रखना, अपने पर्यटन विभाग के लोगो कितने भी चेंज हुए हों, लेकिन वर्तमान में जो इसका लोगो है वो यही है, पधारो हमारे देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल सभी के सी आ रहे हैं। एग्जैक्टली मनोज जी, बी कैसे दे दिया आपने आंसर। ये देखो, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधियां प्रदान की थी। राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, राजा भारमल। यानी कि पूछा क्या जा रहा है अपने से ये पूछा जा रहा है कि जयपुर के किस शासक को अकबर ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर किसकी उपाधि दे दी, फर्जंद व राजा की उपाधि दे दी। अब ये दोनों तो वैसे ही नहीं थे इसके टाइम पे, तो इसके टाइम पे था कौन, भारमल था और मान सिंह था। तो मान सिंह को जो है, ये मान सिंह प्रथम है, याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन में मिले नहीं मिले, पर अपने को याद रखना है कि ये मान सिंह प्रथम था, जो कि अकबर के दरबार के अंदर रहा था और अकबर के कहने पर बहुत सारे अभियान इसने किए थे। तो मान सिंह जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी राधे राधे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आप थोड़ा सा याद रखना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना, आप इसको भी बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम जो है वो पढ़ते हो। इसकी स्थापना हुई है 1914 के अंदर। किसने की है, तो इसकी स्थापना करने वाले भी आपके हरि भाई किंकर हैं। ठीक है, हरि भाई किंकर। तो ये 2-4 सभाएं हैं ऐसी जिनके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है
कि ये किसने एस्टेब्लिश की है, क्योंकि आप सब लोग जब इसको किसी पर्टिकुलरली किसान आंदोलन से रिलेट करके पढ़ते हो तो आपके माइंड में ये रहता है कि ये किसान या ये सभा जो है कोई सी भी हो, भले ही वो राजस्थान सेवा संघ हो या विद्या प्रचारिणी सभा हो, ये उसके अध्यक्ष ने ही स्टैब्लिश की होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नहीं, किसी अध्यक्ष ने नहीं की है, कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर कर देता है उसके साथ मिलके की है तो भी अपन उसको पढ़ते हैं। भाई किसान आंदोलन में आप देखते हो गांधी जी का हरिजन समाचार पत्र है, और आप देखते हो कि यहाँ के किसान सीकर किसान आंदोलन की बात जो है वो लंदन में पहुंच रही है। तो यहाँ पर ये तो छोटी सी बात है कि चित्तौड़ में स्टेब्लिश हुई और अपने तो चित्तौड़ के पास जो एरिया है उसी के किसान आंदोलन से संबंधित इन सभी संस्थाओं को पढ़ा है। नमस्कार सभी को, नमस्कार, स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। देखो, जोहर मेला कहाँ भरता है, तो जोहर मेला इसके बारे में पूछा जा रहा है। जोहर मेला वैसे देखो ऐसा नहीं है कि जोहर कहीं और हुए नहीं, लेकिन जो जोहर सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है, पद्मिनी का, और चित्तौड़ के अंदर आपके हुआ है ये साका 1301 के अंदर, आपको 1303 के अंदर, आप जानते ही हो। चलिए, तो ये चित्तौड़ वाला साका जो रतन सिंह और पद्मिनी के टाइम हुआ था वो आप सभी के माइंड में बहुत गहरा जमा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वही साका है, वही जोहर है, और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है हुआ था। और जोहर मेला जो है वो आपका कहाँ पर बढ़ता है, उसी चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। कर्नल जेम्स टोड जो है वो चित्तौड़ को क्या कहते हैं, जोहर नगरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जोहर नगरी चित्तौड़ को किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा माइंड में रखना, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ हुई थी, बूंदी, मेड़ता सिटी, श्रीगंगानगर, सीकर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भी पहली बार होता है तो वो क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि पहली जो रेल बस सेवा है ये कहां से कहां तक चली थी, तो मेड़ता सिटी टू मेड़ता रोड। ठीक है, मेड़ता सिटी टू मेड़ता रोड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काजरी का संबंध किस जिले से है, काजरी आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय शुष्क मरु अनुसंधान। अच्छा, बी फॉर बेस्ट दामाद। काजरी का संबंध कहां से है, तो ये याद रखना आपके काजरी का संबंध जोधपुर से है। काजरी की फुल फॉर्म भी आप याद रखना, सेंट्रल एरिड जोन करके आप फुल फॉर्म पूरी लिख के जाना, रट के जाना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, तो ये भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो हमारे राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि उड़द की फसल जो है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है, तो उड़द की फसल जो है इसकी जड़ों के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रेट जो है वो किसके लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है भूमि की उर्वरता के लिए। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि उड़द की फसल उगाई जाती है जब भी भूमि की उर्वरता से संबंधित कुछ बात आए। तो अपने राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो यहां पर अपने कौन सी फसल है, उड़द की फसल याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल, क्या बात है भाई, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। राजस्थान टूर, हितेश, राधिका, सौम्या, उमेद, रेणुका, नीतू, कंपटीशन क्लियर, सभी ने सी आंसर दिया, बहुत अच्छी बात। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन सा है। देखो एक्चुअली आपको ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहला राठौर शासक कौन है, पहला कछवाह शासक कौन है, मेवाड़
तो मेवाड़ वालों ने तो आपको पता ही है कि जब अमर सिंह प्रथम ने संधि की थी तो उन्होंने कह दिया था कि हम जो है विवाह नहीं करेंगे भाई आप लोगों के साथ। तो मुगलों के साथ उनके विवाह की तो कोई बात आएगी ही नहीं। आएगी कहां पर, तो आपको याद रखना है कि अकबर जो है 1562 के अंदर किससे मिलता है, भारमल से मिलता है। चगताई खां की सहायता से भारमल वहां पर जाता है और भारमल उस समय जो है एक तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो पहला ऐसा शासक जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करता है वो भी कौन हो जाएगा, वो भी आपके हो जाएगा भारमल। वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी कौन हो जाएगा, वो भी आपके भारमल हो जाएगा। हरखा बाई का विवाह कर दिया था 1562 ईस्वी में सांभर में, ठीक है, सांभर के अंदर। तो ये आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, मतलब पढ़ के आए हैं सब। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला नहीं आके यहाँ पर यूं आ जाए कि सहरियों का कुंभ जो है वो किसे कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ है, सहरियों का कुंभ, ये किस मेले को कहा जाता है। तो ये भी आप बता सकते हो कि सीताबाड़ी का मेला है। कहाँ पर लगता है, तो केलवाड़ा के अंदर लगता है। केलवाड़ा कहाँ पर है, धौलपुर से। राजनेहा आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चैनल पर। तो ये आपको याद रखना है कि केलवाड़ा 12 के अंदर ये मेला लगता है। कई बार यूं केलवाड़ा भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। केलवाड़ा 12 के अंदर सहरियों का कुंभ कहा जाता है, यानी कि सहरिया जनजाति से संबंधित मेला है। अच्छा, बी फॉर भी दामाद और डी फॉर भी दामाद, सही बात है। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। तो आपको पता होगा कि जब आप गागरोन के बारे में पढ़ते हो, गागरोन का किला पढ़ते हो, तो गागरोन के अंदर राव प्रताप सिंह खींची का नाम पढ़ते हो आप। क्या पढ़ते हो, राव प्रताप सिंह खींची। और बाद में इन्होंने किसकी प्रेरणा से, अपनी पत्नी की प्रेरणा से किससे मिले, रामानंद जी से मिले। और रामानंद जी से मिलने के बाद जो है ये आपके क्या बन गए थे, संत बन गए थे और दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। याद रखना किस समुदाय से इनका संबंध है, दर्जी समुदाय से। क्यों, तो कि इन्होंने जब राजा का पद छोड़ दिया था उसके बाद खाने पीने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने दर्जी के जैसे काम किया था। इस वजह से ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। संत पीपा के नाम से हम इनको जानते हैं। बालोतरा के अंदर, समदड़ी बालोतरा में इनका मंदिर है, गागरोन के अंदर इनका मंदिर है। याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। टोडा के अंदर इनकी गुफा और है, वो भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। तो जवाई जो है इससे सिंचित जिले पूछे जा रहे हैं अपने। तो जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हो सकता है आपने ट्रिक से पढ़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अरे अम्मू राजा आपका भी नाम ले दिया। राम राम, सभी को राम राम। देखो, हमसे पूछा जा रहा है जवाई बांध। तो आप जब नदियां वगैरह पढ़ते हो तो बहुत सारे बांध भी आपको याद करने पड़ते हैं। तो उस समय आपको शायद बताया हो किसी टीचर ने, आज से पहले भी नहीं बताया हो तो भी आप याद रख लेना कि जवाई कहाँ के हैं, अपने पाली के हैं और जाल बिछा रहे हैं। तो याद रख लेना आप इसको कि पाली और जालोर, ठीक है। तो जवाई बांध योजना जो है ये किन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करवा रही है, तो पाली और जालोर के अंदर। मनीष पूनिया आपका नाम भी ले दिया, ऐसे नाराज होने वाली क्या बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है। तो ये तो भाई आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना आप सभी के लिए ही है। योजनाएं पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, योजना भी पढ़ा देंगे। चलो, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको इस योजना के बारे में बिल्कुल पता होगा
क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो है इस अनुप्रति योजना के माध्यम से आप सभी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। कौन सी फैसिलिटी? कि आप निःशुल्क पढ़ सकते हो। अगर किसी को नहीं पता है अभी तक तो उनको भी बता देना कि आप इस योजना के अंदर हिस्सा ले सकते हो और निःशुल्क पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आपके जो अलाउंस होते हैं, यानी कि जो भत्ते होते हैं खाने का, रहने का, उसका पेमेंट भी जो है वो किसकी तरफ से आता है? गवर्नमेंट की तरफ से आता है। और वर्तमान में जो है इसकी सीट कितनी है? 30,000 है। और ऑलमोस्ट जो है सभी एग्जाम्स के अंदर, भले ही आप नीट की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के अंदर ये व्यवस्था जो है वो दी हुई है। तो आप अनुप्रति योजना का लाभ उठाना। अब की बार देखना 30,000 सीटें हैं, कुछ परसेंटेज वगैरह का क्राइटेरिया जरूर है, तो वो भी आप याद रखना। तो ये किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए गवर्नमेंट ने निकाली है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? एक तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो नहीं पे टिक कर लेना कि हमें ये बताना है कि रॉन्ग मैच कौन सा है। ठीक है, लोहा नाथरा की पाल बिल्कुल सही है। मैग्नीज जो है ये काला खूंटा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जिप्सम जामसर, दोनों का नाम जो है बहुत इजी याद हो जाता है, जिप्सम जामसर। अच्छी बात है ना। अब वैसे भी मानसून स्टार्ट हो गया आपका 15 तारीख से, तो बारिश तो आएगी। अब इतने टाइम से टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो बढ़िया बात है, अब थोड़ी राहत आएगी। गार्नेट जो है एग्जैक्टली ये सलादीपुरा में नहीं है। ठीक है, सलादीपुरा के अंदर क्या है वो भी आपको बताएंगे। सलादीपुरा में है पाइराइट, और ये काफी टाइम पूछा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सलादीपुरा के अंदर पाइराइट है, गार्नेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा मैच नहीं है। बिल्कुल सभी ने डी आंसर कर दिया, मतलब सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अब देखो थोड़े से आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये पॉलिटी वाले, कल आपने जो क्लास देखी होगी उसमें मैंने 16वीं विधानसभा से संबंधित जो है वो आपको क्वेश्चंस करवाए थे। तो 16वीं विधानसभा से संबंधित आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, और पॉलिटी के अंदर भी आता है। तो थोड़ा सा वो ज्वलंत टाइप का मुद्दा है, तो वहां से आप देख के जाना, पढ़ के जाना। मैंने आपको करवा दिए थे कुछ कुछ क्वेश्चंस, बाकी आप और पढ़ लेना। नमस्कार, धौलपुर से आपको भी सिखवाल पब्लिकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म से प्रणाम। राम राम सभी को, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी पूरे जोश और होश के साथ होनी चाहिए। देखो क्या है, कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अपने को पहले कथन पढ़ना है, फिर देखेंगे क्या बताना है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये बात किस अनुच्छेद के तहत बताई जा रही है? आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। किस अनुच्छेद के तहत ये बात कहेगा? अनुच्छेद 201 के तहत। क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए दोनों ही विकल्प जो है वो सही है। राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 200 के तहत कोई भी ऐसा विधेयक जो कि अपने यहाँ की विधानसभा ने पारित किया है उसको आरक्षित रख सकता है, यानी कि उसको अपने पास रख सकता है। किस स्थिति में रख सकता है? एक तो ये कि मुझे पसंद नहीं आया भाई, इसमें अमेंडमेंट करके लेके आओ। दूसरा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कैसे रख सकता है? तो राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक तब आरक्षित रखा जाता है जब वो विधेयक अपने देश से संबंधित, यानी कि या तो अपनी स्वतंत्रता को किसी तरीके की हानि पहुंचा रहा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का किसी तरीके से हनन हो रहा हो, यानी कि इनकी स्वतंत्रता पर, इनकी जो इंडिपेंडेंसी है उन पर सवाल अगर खड़ा हो रहा है, तो फिर बाद में बात किस तक जाएगी? राष्ट्रपति तक जाएगी। वरना वो दे सकता है, कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए खुद से दे रखता है। लेकिन आर्टिकल 200 के अंदर स्पेशल प्रोविजन है कि आप ये विधेयक जो है वो किसके लिए आरक्षित रख रहे हो? राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जो जिससे संतुष्ट है वैसा काम करो।
और अनुच्छेद 201 क्या कहता है? अनुच्छेद 201 में अब 200 के अंदर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख लिया, तो राष्ट्रपति का रिप्लाई तो बनता है भाई, तो राष्ट्रपति यहाँ पर उस पर रिप्लाई करेगा। तो 201 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का रिप्लाई है कि राष्ट्रपति जो है या तो उसको बोल दे कि हाँ पास कर दो, या फिर यूं बोल दे कि नहीं इसको हटा ही दो, या फिर यूं बोल दे कि नहीं आप सदन को एक बार लौटा दो, देख लो उसके अंदर कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। तो ये चेंजेस करवाने वाले काम, या फिर रखना है इस प्रस्ताव को, नहीं रखना, विधेयक को, बिल को पास करना है नहीं करना, ये वाले डिसीजन जो है फिर 201 के तहत जो है वो राष्ट्रपति कर देगा। 202 में फिर आपका क्या है? 202 में राज्यपाल बजट बनवाता है। ठीक है, तो अपन जो बजट जिसका इंतजार आपको कर रहे आप लोग कर रहे होंगे, अभी बच गए, लेकिन आप बीएसटीसी के अंदर अब जो है आपके इकोनॉमी से बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो नहीं आएंगे अब। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बजट लेट हुआ और आएगा भी 10 तारीख के बाद तक कुछ, तो आपका एग्जाम जो उससे पहले ही हो जाएगा। चलो, तो पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया हुआ है? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। किस बिहाफ पे करता है भाई? किसी को भी उठा के बना देता है क्या? नहीं भाई, किसी को भी उठा के नहीं बनाता। किसको बनाता है? जिसको भी सदन में सबसे ज्यादा बहुमत मिला हो। तो जिसको भी बहुमत मिला है, मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, इसको 100 मिले हैं और इसको 120 मिले हैं, तो ए पार्टी का जो नेता है यानी कि इनका जो लीडर है उसको क्या बनाया जाएगा? सीएम बनाया जाएगा भाई। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा? तो आर्टिकल जो है वो 164 के अंदर ये प्रावधान है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को चूज करेगा। ये क्लास जो है वो आपके लिए जयपुर से संचालित की जा रही है। सिखवाल ऑनलाइन हब जो है वो ये क्लासेस आपको पहुंचा रहा है। जय हिंद सभी को। तो ये आपके समझ आ गया थोड़ा सा कि आर्टिकल 164 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। ठीक है, और अगर सीएम को अपना पद त्याग करना हो, अपना इस्तीफा देना हो, तो भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? 1996, 97, 98, 1999। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो है अपने 15 मई 1999 के अंदर जो है राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है। कई बार जो है इसका ढांचा भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन है, कितने हैं, तो 1+4 याद रखना। तो एक तो क्या हो जाएगा? इसका अध्यक्ष हो जाएगा। अब देखो महिला आयोग है तो अध्यक्ष कौन होगी? महिला ही होगी। तो सबसे पहली जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? कांता खतूरिया। तो ये याद रखना, इसकी पहली अध्यक्ष कांता खतूरिया है। फिर ये जो 4 सदस्य हैं ये भी बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं कि इसमें एक तो एससी का रखना जरूरी है, दूसरा एसटी का रखना जरूरी है, तीसरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का होना जरूरी है। अब फिर वो एक बचा, वो किसी का भी हो सकता है, जनरल का हो सकता है, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है या ओबीसी का हो सकता है। ठीक है, तो ये 1+4 वाला आप याद रखना कि इसके अंदर ढांचा जो है वो किस तरीके का है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है? 1999 में इसकी स्थापना हुई है। 15 मई एग्जैक्टली डेट आ जाए तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन बैचेस जो है वो फिलहाल ये प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, हालांकि आपके पास ऐप पर जो है वो सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप ऐप पर जा सकते हो। आप यहाँ पर जो फैकल्टी पर्सन्स देख रहे हो वही फैकल्टी पर्सन्स जो हैं वो आपको ऐप के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। और वैसे भी अब ऑफलाइन बच्चे जो है जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा यूं समझे कि आप अगर एक क्लास लेने के लिए जा रहे हो, 1 घंटे की आपकी क्लास हो रही है,
अब उसके आगे का सेगमेंट जो है वो आप नेक्स्ट डे ही पढ़ सकते हो। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन की तरफ स्विच हो जाओ, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उस टॉपिक को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है क्लियर कर सकते हो। तो ये ऑफलाइन वाला मैटर जो है वो थोड़ा सा आप डिटेच होने की कोशिश करो। अगर आप अपने घर में कंफर्ट जोन में रह के और एक दिन का अपना मन चाहा सिलेबस क्लियर करवा सकते हो, क्योंकि कोचिंग क्लासेस जो है उनकी तो पर्टिकुलरली एक शेड्यूल है कि दिन में 4 घंटे क्लास लेके 5 घंटे ले लेंगे, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा आप ऑनलाइन की तरफ स्विच करने की कोशिश करो आप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अच्छा, आपके बर्थडे के दिन, चलो अभी तो चला गया मतलब। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो है ये किससे संबंधित है? ये एक्चुअली आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, क्या थी इसकी डिमांड्स वगैरह क्या थी? 1957 के अंदर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था और नवंबर 1957 के अंदर जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इन्होंने बोला कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? यानी कि पावर जो है वो किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। कि किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करें? तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये 3 स्तर कौन कौन से होंगे? तो ये 3 स्तर जो हैं ये होंगे ग्राम स्तर, यानी कि अपन जो ग्राम पंचायत देख रहे हैं वो, फिर बाद में खंड स्तर, यानी कि अपन जो वीडियो वगैरह पढ़ते हैं ब्लॉक, तो ये ब्लॉक स्तर पे होनी चाहिए, तो खंड स्तर हो जाएगा। फिर बोले कि नहीं अब एक जिला भी बनाओ आप, तो ये जिला स्तर। तो जो आप वर्तमान में ये देखते हो ना कि ग्राम पंचायत है, फिर बाद में आपके पंचायत समितियां वगैरह और देखते हो आप, जिला, हाँ जिला प्रशासन वगैरह देखते हो, तो ये त्रिस्तरीय ढांचा ही है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि पावर जो है वो नीचे जा रही है तो वो फैलती जा रही है। ठीक है, और याद रखना कि ये किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। राजस्थान के किन शहरों में 1 जनवरी 2011 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो अगर आप जयपुर या जोधपुर वाले क्षेत्र के अंदर रह रहे हो तो आपको पता होगा कमिश्नरेट, बहुत बार बोलते हैं ना कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उधर से आ जाना कमिश्नरेट की तरफ से। और पुलिस प्रशासन जो है उसका मुखिया जो है उसको भी क्या बोलते हैं हम? पुलिस कमिश्नर बोलते हैं। ये प्रणाली जो है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर सिर्फ 2 ही जिलों के अंदर, 2 ही राज्यों के अंदर जो है वो चल रही है। कहाँ कहाँ पर है? 2 जिलों में, तो जयपुर व जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई है? तो 1 जनवरी 2011 को स्टार्ट हुई है। देश के अंदर जो है वो 27वें 28वें नंबर पर आते हैं ये, तो 27वें 28वें नंबर पर, यानी कि इससे पहले जो है वो 26 ऐसे और क्षेत्र हैं या फिर ऐसे और जिले हैं जहां पर ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अपने राजस्थान में सिर्फ 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, अब देखो आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थी इतने सारे जुड़े हुए हैं, मन तो नहीं कर रहा कि यूं चले जाए और थोड़े से क्वेश्चंस करवा देते, लेकिन फिर भी कल अपनी क्लास वापस से स्टार्ट होने वाली है, सेम टाइम 5 बजे। तो आप 5 बजे जो है वो वापस इसी टाइम यहाँ पर आ जाना। और कल जो है मैं कोशिश करूंगी कि अपन थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस कर ले, और आपके एग्जाम से 2 दिन पहले जो है आपकी मैराथन क्लासेस लग जाएंगी। तो उसके अंदर जो है आप सभी बच्चे जो डिमांड कर रहे थे राजस्थान जी के, आप पूरा करवा दो एक बार। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपके सामने ले आऊंगी, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करते रहोगे और देखते चले जाओगे, माइंड के अंदर पिक्चर बन जाएगी कि आपने सुना है ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो फिर बाद में आप वहां पर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको सभी आपके जो पोर्शंस है राजस्थान जीके से संबंधित उनका आपको पूरा क्लियर वीडियो यहाँ पर मतलब आपके साथ लाइव आके मैं आपको करवा दूंगी वो वाला। ठीक है, अब आपके कोई क्वेश्चन है तो बताओ भाई। बिल्कुल, जो आपकी 5 अक्टूबर को स्टेनो की एग्जाम होने वाली है उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है,
उसके अंदर पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो नहीं है, ज्योग्राफी है उसके अंदर, इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है, आपके हिंदी और इंग्लिश का पार्ट है उसके अंदर, साइंस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये राजस्थान जीके तो आएगा वहां पर। आप पॉलिटी वाले क्वेश्चन अगर स्किप कर दो तो बाकी सारा पोर्शन जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी है। चलो, हिस्ट्री आप अगर अभी बीएसटीसी के लिए पढ़ रहे हो तब तो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि हिस्ट्री आप 5-6 दिन में कवर कर लो, और एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट को भी पकड़ो तो भी फिर वो एक ही हो पाएगा, तो पूरा नहीं हो सकता। तो इस टाइम जो आप हिस्ट्री को मत पकड़ो, इस टाइम आप अदर पोर्शंस जो है उनको एक दिन में 2 दिन में क्लियर करने की सोचो, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। कल्चर के क्वेश्चंस एक्चुअली क्या है कि एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, उसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस रखे हैं अपन ने। फिर भी आपके कहने से कल की क्लास के अंदर थोड़े कल्चर के क्वेश्चन और ऐड करवा देंगे। हाँ, ये बीएसटीसी की क्लासेस ही चल रही है और ऐप पर जो है आपको ऑलरेडी पूरा करवा दिया गया है। आप देख रहे हो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जो है उनके एमसीक्यू क्लासेस यहाँ पर डेली हो रही है। स्टेनो के लिए हिस्ट्री जो है वो अपने ऐप पर अवेलेबल है राधिका, है ना, तो आप वहां पर चले जाओ। हिस्ट्री के कंप्लीट आपको मैंने करवाया है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो जो आपके स्टेनो के लिए पोर्शन लग रहे हैं ना वो अपना रिकॉर्डेड भी है और उसके अंदर लाइव भी चलती रहती है क्लासेस। तो आप बेहतर है कि रिकॉर्डेड देख लो, ताकि आप अभी 5 अक्टूबर में 2 महीने हैं तो उससे पहले आप फ्री हो जाओ, फिर आप टाइपिंग वाले टाइपिंग जोन जो है उसको स्विच कर पाओ, क्योंकि आपको स्टेनो भी सीखनी है। ओके, अंकुश वर्मा आपको कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। पशु परिचर और इन सब का कोर्स जो है एक्चुअली इनकी रेट्स वगैरह जो है वो आप एक बार ऐप डाउनलोड करो और वहां से देखो। टीचर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती कि पर्टिकुलर हर एक कोर्स की जो है प्राइस याद रखें वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राधिका, 3 मंथ में जो है, इनफैक्ट अभी भी आपके पास बहुत इनफ टाइम है कि आप हिंदी, इंग्लिश और जो आपका राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है और ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है और साइंस वाला पोर्शन, जो 5 पोर्शन है, 5 पोर्शन अगर आप 90 दिन में नहीं कवर कर पाओगे तो कब करोगे। फीस वगैरह का मैटर जो है वो आप वहीं से देखना, ठीक है। देखिए, जब भी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होती हैं तो कमेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि बाद में जो बच्चे क्लास लेते हैं ना, जो भी सब्जेक्टिव क्लास होती है तो उनके लिए थोड़ी सी वर्थ नहीं रहती कि आपने 1 घंटे का सेशन लिया है, 1 घंटे में से आपने 40 मिनट जो है वो क्लास ली है, बाकी के 20 मिनट आपने क्या किया है, बच्चों से बातें की है, तो वो उनके लिए इफेक्टिव क्लास नहीं रहती। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और मैं कोशिश करूंगी हालांकि आगे की जो क्लासेस हों उनके अंदर आपके थोड़े कमेंट्स वगैरह जो है वो मैं पढ़ लिया करूं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश किया करो कि आपको अगर कोई इशू हो रहा हो, कुछ गलत पढ़ा दिया हो, कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप उनके बारे में पूछो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अभी ऐप के अंदर थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो क्लासेस जो है ऐप के अंदर 2 दिन बाद स्टार्ट होगी, तो कुछ विद्यार्थी जो है वो कंटिन्यूअस कॉल भी कर रहे थे इस बारे में। तो मैं उन सभी को बता दूं कि ऐप का कुछ इशू चल रहा है और ये हमारी तरफ से नहीं है, ये ऐप की तरफ से है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम आपको क्यों परेशान करते ऐसे। तो आपकी जो 2 दिन बाद जो है वो पूरा स्मूथ चलने लग जाएगा ऐप, तब तक आप थोड़ा सा अपना रिवीजन जो चल रहा है उसको करो। पीडीएफ आपके ओपन हो रही है, पीडीएफ ओपन करो, प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने वो निकलवाओ और आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पढ़ाते थे सर क्वालिटी। रीजनिंग की और मैथ्स की क्लासेस जो है वो आपको कुछ तो शायद यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बाकी उसका अलग से कोर्स वगैरह और है तो आप वहां से ले सकते हो। और सिखवाल पब्लिकेशन जो है वो बहुत मिनिमम में आपको बहुत इफेक्टिव टीचर्स के साथ आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप वहां से देख सकते हो एक बार कोर्स के लिए। बाकी और कुछ भी आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए तो हमारा टेक्निकल स्टाफ है आपके लिए, आपके पास नंबर वगैरह ऑलरेडी होंगे यहाँ पर लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, आप देखो और आराम से बातचीत करो। अच्छा, स्टेनो के लिए आप यूट्यूब क्लासेस ले रहे हैं, स्टेनो के लिए वो इनफ मैटर है राधिका, उससे बाहर जो है वो 90% मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि उससे बाहर मैंने जो हिस्ट्री कल्चर पढ़ाया है नहीं जाएगा। बस अभी के आप 1-2 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो देख के चले जाना, आपके स्टेनो के जो पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पूरे देख के चले जाना। आप देखोगे कि
क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी हैं, बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है अभी तक का सिलेबस, आगे भी जो है वो बहुत अच्छा सिलेबस कवर होगा अपना। ये क्या यहाँ पर पर्सनल बातें स्टार्ट हो गई क्या आप लोगों की? चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे 5 बजे, सभी के सभी कल 5 बजे आ जाना, फिर अपन थोड़ी और बातचीत करेंगे क्लास के एंड के अंदर, क्लास की शुरुआत में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।